हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर सीटेट का सीबीटी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पेपर क्या है? क्वेश्चन है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें बौद्धिक सामर्थ्य से संबंधित जब बात पूछा जाए, बुद्धि से संबंधित आता है, तो ये हमारा किसी से संबंधित होता है या हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। और जो भी कल्पना या रचना हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है उसे हम कौन से क्षेत्र में रखते हैं? उसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र में रखते हैं। उसे हम किस क्षेत्र में रखते हैं? उसे संज्ञानात्मक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो फ्रेंड्स, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास हमारा दो चीज़ों से मिलकर के होता है। पहला तो एक होता है जो हमारे माता पिता के जीन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। और दूसरा वह होता है जो हमारे आसपास वातावरण होता है, वो दोनों के परस्पर संयोग से ही हमारा क्या होता है? विकास होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? केवल आनुवांशिकता, ये होगा नहीं। केवल वातावरण नहीं होगा। विद्यालय और शिक्षा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस संकेत करता है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें दो बातों को समझना होता है। एक हमारा होता है ये सब विकास एक आयाम में, ये सब नहीं है। इसमें दो जो ऑप्शन है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? एक होता है सेंटर से बाहर की ओर, एक सेंटर है यहाँ से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? और एक होता है सर से पैर की ओर। तो हमारा यह कौन सा डेवलपमेंट? ये हमारा सेंटर से बाहर की ओर है। तो जब भी हमारा सेंटर से बाहर की ओर आएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमो डिजिटल हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? जब भी हम किसी अपने वर्तमान स्कीमा में सिर्फ ऐड करेंगे, सिर्फ उसमें जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आत्मसातीकरण। और जब भी हम आत्मसातीकरण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? खुशबू, जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उन्हें बोरिंग महसूस हो रहा है। यानी कि हमारे क्लास में जो चौथी कक्षा में पढ़ाई जा रही है उसमें क्या होता है? बच्चा बोरिंग महसूस करता है। इस स्थिति में खुशबू यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए? तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। इन विद्यार्थियों को अनदेखी करें और उसी विषय वस्तुओं को पढ़ाना जारी करें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इन विद्यार्थियों को दंडित करें। दंडित तो करना ही नहीं है, हमारा ऑप्शन गलत हो गया। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों को पुनः चिंतन करें। हाँ, ये हमारा सही होगा। हमें करना क्या होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर पुनः चिंतन करना होगा और यह समझना होगा कि बच्चा क्यों बोरिंग महसूस करना होगा। बच्चों के बीच उस विषय के प्रति इंटरेस्ट जगाना है, रुचि जगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? आपको समझना होगा। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गहरी अध्ययन करते हैं या सोच विचार करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको अपने संज्ञान में भी लाते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, तब हम कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज समझना होगा कि आंतरिक रूप से प्रेरित करना क्या कहलाता है। जब भी आप समझते होंगे किसी काम को जब आप अपने खुद मन से करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीका से करते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलने खुद से जाते हैं तो आप बेहतर से बेहतर खेलना पसंद करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है आंतरिक प्रेरणा। अगर किसी के कहने पर अगर हम कोई काम कार्य करते हैं तो वो हमारा बाह्य प्रेरणा हो जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा हमारे इस कौन से ऑप्शन में है? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेगा उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। इसमें तो सितारे के लिए वो काम कर रहा है, तो ये हमारा बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है और कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ये हमारा बाह्य अभिप्रेरणा है। इस पे काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशा व स्वभाव और आशय को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। यानी कि दूसरे के मनोदशा और दूसरे के व्यवहार आदि को क्या करना, समझना। जब भी हम दूसरे के व्यवहार आदि को समझते हैं तो वह हमारा कौन सा कौशल कहलाता है? प्रश्न हमारा यह कहना चाहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कराएगा। इंटर मीन्स क्या होता है? प्रवेश करने, यानी कि दूसरे में प्रवेश करना। जब हम दूसरे में प्रवेश करेंगे तभी तो हम उसके स्वभाव व्यवहार आदि को जान पाएंगे, और खुद के बारे में करेंगे तो हमारा इंट्रापर्सन हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित रखती है? बच्चों को उनके घर या की स्थानीय भाषाएं पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ सही है, क्योंकि बच्चों को अगर स्थानीय भाषाएं पढ़ाएंगे तो क्या करेगा? बच्चा अधिक समझेगा, वो मस्ती के साथ पढ़ेगा, उसके पढ़ने में क्या होगा? रुचि रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना होगा कि जब जो हमारे चीज पूर्वजों से चलते आ रहा है, जैसे कि अग्निदान करना, क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा लड़कों को हायर करते हैं, लड़कियों को नहीं। लड़कियों को हम लोग क्या करते हैं? लूडो खेलना, इस सब के लिए कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? हम लड़की को कम प्रोत्साहित करते हैं क्रिकेट खेलने की। इसमें हमें जेंडर बायसनेस दिखाई देता है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि लड़का बैडमिंटन संगीत बजाएगा और लड़की बैडमिंटन खेलेगी। ऐसा नहीं करते हैं, तो यह हमारा क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। जेंडर रूढ़िवादिता में क्या होता है कि बच्चों को जो करना है, भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव किए कार्य देना, यानी कि लड़की को भी देना, लड़कों को भी देना। समझ में आ गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आकलन के लिए सिद्धांत, आकलन मीन्स क्या होता है? आकलन मीन्स होता है मूल्यांकन करना। जो हमारा एग्जामिनेशन ये सब होता है वो उसी के बारे में कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के आकलन के लिए मुख्य रूप से यहाँ पे रटने होगा, ये गलत हो गया। रटने के कौशल का परीक्षण करना, ये तो होगा नहीं। केवल विषय वस्तु के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए सीखना और विकास के अनुकूलन रहना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? सीखने की गति हमारा किसी एक चीज पर नहीं निर्भर करेगा। सीखने की गति हमारा पर्यावरण और हमारा जो व्यक्तिगत होता है वो दोनों के परस्पर संबंध से होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन ए में पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, ये नहीं होगा। पूरी तरह से पर्यावरण कारकों पर निर्भर करती है, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की
प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। जब भी फ्रेंड्स क्वेश्चन में अगर नहीं रहे तो हमें क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका आंसर देना है। कारक नहीं है तो आपको हम बताए हैं कि दो तरह के होते हैं सामाजिक कारक, एक होता है प्राथमिक कारक, एक होता है द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक में हमारा क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, आस पड़ोस हो जाएगा, साथी संगत सो हो जाएगा। लेकिन सरकार जो होता है वो हमारा प्राथमिक में नहीं होता है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा क्या है। फ्रेंड्स आपको प्रगतिशील के बारे में बता दें, प्रगतिशील कक्षा में हम उस कक्षा को कहते हैं जिसमें कि स्टूडेंट पूरे सक्रिय रूप से भाग लेता हो, उसका सक्रिय रूप से उसकी भूमिका होता है, उस कक्षा को हम लोग प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैगोस्की, अगला क्वेश्चन हमारा है वैगोस्की से। वैगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। जब भी हम वैगोस्की की चर्चा करते हैं तो हमारा दिमाग में एक चीज आना चाहिए, सामाजिक। वैगोस्की जो है सामाजिक सिद्धांत पे बात करते हैं, तो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित कौन हो जाएगा, वैगोस्की, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि हाइंस जो है नैतिक विकास, नैतिक दुविधा के बारे में बताए हैं, और कोहलबर्ग भी जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात की है। तो दोनों ने किस चीज पे बात की है, नैतिक विकास के पे बात की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट स्थित क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सहायता करती है तो उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है। तो अध्यापक किस नीति का प्रयोग करती है, यानी कि जब भी हम किसी को उसके निकट स्थित क्षेत्र पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं तो वो हमारा किस चीज में आता है, वो हमारा आता है एस्केप फोल्डिंग में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि 9 वर्षीय लीला ने बर्तनों के संग्रह को उनके मापों के अनुसार वर्गीकृत किया। किनके अनुसार, उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूह को बर्तनों को एकत्रित किया और फिर उन्होंने उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जीन पियाजे के जो 4 डेवलपमेंट है वो आपको समझना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लीला जो है बर्तन को अपने सामने देख करके उसी के माप के आधार पर वह उसको क्या कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सामने वह देख रही है तो कंक्रीट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स धन्यवाद, इतना ही आज का क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।